आने वाले दिनों में लोन जो है सस्ते हो सकते हैं क्योंकि आरबीआई ने लोन और बैंकों के लिए पूंजी जुटाने से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। इनमें से 3 बदलाव जो हैं आज से यानी 1 अक्टूबर से लागू होंगे, जबकि अन्य प्रस्तावों पर प्रवीण सर कहा जा रहा है कि 20 अक्टूबर 2025 तक जो है जनता की जो राय मांगी गई है। सबसे अहम बदलाव फ्लोटिंग लोन की जो ब्याज दरें हैं उससे जुड़ा हुआ है, यानी जो रेट्स जो चेंज होते रहते हैं प्रवीण सर, उससे जुड़ा हुआ मामला है। कहा जा रहा है कि मौजूदा नियमों में बैंक जो है बाहरी बेंचमार्क पर स्प्रेड को सिर्फ 3 साल में एक बार बदल सकते हैं, लेकिन नए नियमों में बैंकों को स्प्रेड जो है जल्दी कम करने की छूट मिलेगी। इससे ब्याज दर कम हो सकती है। प्रवीण सर, आरबीआई के इन कदमों से इकोनॉमी, बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं, हम आपसे समझना चाहेंगे। नहीं, देखिए, आज की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक है, उसमें कई डिसीजन ऐसे लिए गए। भले रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में किसी तरह की कटौती नहीं की और ऐसा लग रहा था कि ब्याज दरों में कटौती नहीं होगी क्योंकि उसके लिए एक मजबूत तर्क मौजूद है कि महंगाई कम है, ग्रोथ रेट अच्छी है। तो आरबीआई के पास इस चीज़ का लिए कोई आधार नहीं था कि वो एक रेट कट का सरप्राइज़ दे। तो ये बात लगभग तय थी। हालांकि कुछ जो ब्रोकरेज फर्म है, एनालिस्ट हैं, वो लगातार कह रहे थे सरप्राइज मिल सकता कि है। हाँ, एसबीआई जैसे भी कह रहे थे कि 25 बीपीएस की कटौती हो सकती है। खैर, कुछ बड़े ऐलान इसके बावजूद किए गए हैं जो कि पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम, मार्केट्स और आम लोगों के लिए काफ़ी जो सहायक या मददगार साबित हो सकते हैं, पूरी इकोनॉमी के लिए एक थ्रस्ट का काम कर सकते हैं। और यहाँ से ये भी पता चलता है कि इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए आरबीआई के पास केवल और केवल रेपो रेट में कटौती या बढ़ोतरी करने का ही टूल नहीं है। रिजर्व बैंक के पास ऐसे तमाम साधन हैं जिनका इस्तेमाल वो इकोनॉमी में रफ्तार देने के लिए कर सकता है। मसलन एक जो बड़ा आज कदम उठाया गया रिजर्व बैंक की तरफ से वो ये था कि कंपनियां अपने एक्विजिशंस की या कंसोलिडेशन की फाइनेंसिंग के लिए बैंकों से पैसा ले सकती हैं। और बैंकों को इसकी इजाज़त दे दी गई। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जहाँ पे कि अब एक्विजिशन अगर कोई कंपनी कर रही है तो उसके लिए फंडिंग का इंतजाम होगा। तो एक जो कर्ज की किल्लत की जो बात थी वो दूर होती हुई नजर आ रही है। एक जो मसला था कि सर, ये शेयर के बदले जो कहा जा रहा है कि कस्टमर्स को 1 करोड़ रुपए तक का जो है वो लोन लेने में आज़ादी होगी, और वही कहा जा रहा है कि आईपीओ के लिए जो है प्रति व्यक्ति मतलब 25 लाख रुपए तक का जो लोन है वो कहा जा रहा है कि वो आप बैंकों से ले सकते हैं। तो ये भी एक दो बहुत बड़े, हाँ बिल्कुल, इस मामले में जो ये कदम उठाया है इसमें दरअसल एनबीएफसीज को एक एज हासिल था, एक बढ़त हासिल थी बैंकों के मुकाबले। उनके पास कोई कैपिंग नहीं थी, वो जितना मर्जी लोन दे सकते थे गिरवी रखे शेयरों के बदले। अब बैंकों और एनबीएफसीज के बीच में एक पैरिटी लाने की कोशिश यहाँ से रिजर्व बैंक ने विशाल की है। तो ये कुछ ऐसे कदम हैं जो न सिर्फ सिस्टम में बल्कि मार्केट में भी लिक्विडिटी पैदा करेंगे और उसके साथ ही ग्रोथ को भी रफ्तार मिलने की उम्मीद है। सर, ग्रोथ पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक और पॉइंट है जिस पर मैं आपसे कुछ और एडिशनल जानकारी जानना चाहता हूं। एक है कि आरबीआई ने सर क्रेडिट सिस्टम को मजबूत करने के लिए कहा कि साप्ताहिक जो है रिपोर्टिंग का प्रस्ताव रखा है। ये मामला क्या है सर, उसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझाइए हमारे। नहीं, देखिए, रिजर्व बैंक ने, और इसकी चर्चा पहले से चल रही थी, एक ड्राफ्ट मेमोरेंडम इश्यू किया है जिसमें जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरोज हैं और जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं, इनको जो जानकारी है आपकी किसी भी व्यक्ति के क्रेडिट की इंफॉर्मेशन है, मान लीजिए किसी ने फोरक्लोजर किया है, किसी ने लोन को चुकाया है, किसी का डिफ़ॉल्ट हुआ, ये जानकारी आपको पीरियडिकली ज़्यादा तेज़ रफ्तार से उनको देने की, मंथ एंड पे करने की उनको बात कही गई है। और माना ये जा रहा है कि ये उस दिशा में कदम है जहाँ से कि अब जो डेली क्रेडिट इंफॉर्मेशन की रिपोर्टिंग है वो देने की तैयारी इस कदम के जरिए आरबीआई करने की कोशिश कर रहा है। इससे न सिर्फ बैंकों को या जो कर्ज बांटने वाले संस्थान हैं उनको फ़ायदा होगा, कंज्यूमर्स को भी फ़ायदा होगा। मान लीजिए आपने अपना लोन चुका दिया, अब आपका उस जो लोन आपने फोरक्लोज कर दिया उसकी जानकारी जो क्रेडिट जो ब्यूरो है, मान लीजिए सिबिल ही है, उसके पास, उसके यहाँ दर्ज हुई 1 महीने बाद, फिर वो बैंकों को पता चला। इन बिटवीन अगर आपको नया कर्ज चाहिए तो आपकी ये इन्फॉर्मेशन अपडेट ही नहीं है वहाँ पे जी। तो वो सिबिल में शो नहीं कर रहा। रियल टाइम अपडेशन की बात, बिल्कुल, तो रियल टाइम अपडेशन है। बैंकों को रिस्क असेस करने की में ज़्यादा सहूलियत होगी। कहीं अगर आपके डिफ़ॉल्ट डेवलप हो रहे हैं, कहीं अगर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है
तो बैंकों को वहाँ पता करने में आसानी होगी। विशाल जी सर, एक और लास्ट कमेंट आपसे जानना चाहेंगे। यूपीआई को लेकर भी बड़े ऐलान किए गए, कहा गया कि अब कोई चार्जेस नहीं लगेगा। पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि आपको जो एमडीआर की फीस वाला मामला था ना सर, कि आपको वो चुकाना पड़ सकता है। अब आप जो फटाफट जो मोबाइल उठाते हैं और शॉपिंग करने के लिए पेमेंट करते हैं या आने जाने के लिए, तो आपको जो अभी फ्री है उसके लिए कुछ जो है आपको पैसा अदा करना पड़ेगा। लेकिन वैसी तमाम खबरों को क्या आरबीआई ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया आपसे हम समझना चाहेंगे? नहीं, जो यूपीआई अगर आप पेमेंट करते हो उस पर पैसा लगे या नहीं लगे, इस पे रिजर्व बैंक गवर्नर ने अपना जो पिछला मॉनेटरी पॉलिसी में जो एक बयान दिया था उससे बिल्कुल एक अलग रुख उस समय तो इन्होंने कहा था कि भाई हमेशा फ्री रहेगा, ऐसा थोड़ी है। हाँ ना, उन्होंने ये कहा था ना ये हमेशा Someone फ्री has to रहेगा, pay this. someone has to pay this amount। तो अब आज उन्होंने कहा कि नहीं, यूपीआई को हम चाहते हैं कि इसका और विस्तार हो, ये और बढ़े, और ऐसे में अभी इस पे किसी तरीके का की फीस लगाने का कोई इरादा नहीं है। यानी यूपीआई अभी आने वाले वक्त में फ्री ही रहने वाला है। तो ये कस्टमर्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। और सरकार की तरफ से देखिए, सरकार कहें या और आरबीआई कहें, कंज्यूमर्स को लेके, आम लोगों को लेके जिस तरह की जो एक पूरा का पूरा सरकार ने अपना एक पैकेज खोल दिया है, उसकी ये पूरी एक कवायद का हिस्सा दिखाई देता है। प्रवीण सर, एक लास्ट कमेंट ग्रोथ को लेकर भी हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। जिस तरह से आरबीआई ने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए जीडीपी ग्रोथ का जो अनुमान है वो 6.5% से बढ़ाकर 6.8 पर उसको कर दिया गया। और यही नहीं, क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 26 की मैं बात करूँ तो उसको भी 6.7 से उसको 7% के दर पर बढ़ने की जो है वो भविष्यवाणी की है। सर, हम आपसे समझना चाहेंगे कि जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी 7% से अधिक की जो रफ्तार से दौड़ेगी हमारी इकॉनमी, ये क्या सच में मुमकिन है? और जिस तरह से अब आरबीआई भी इस डेटा को सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है, तो क्या 7 से भी ऊपर के नंबर्स आ सकते हैं भविष्य में? नहीं, 7 से ऊपर के नंबर आ सकते हैं भविष्य में। और जो आपने बताया कि FY26 के लिए 6.8% कर दिया है रिवाइज करके एस्टीमेट। बड़ी एक और बात यह है कि जो दूसरी क्वार्टर है उसके लिए भी नंबर को 6.7% से रिवाइज करके 7% कर दिया है। यानी पिछले क्वार्टर में जो Q1 था वहाँ पे 7.8% रही, अगले क्वार्टर में 7% रहेगी। तो ये जो 2 तिमाही के अगर नंबर अच्छे हैं और अगले 2 तिमाही के नंबर, और इसमें एक बहुत बड़ा रोल मॉनसून का रहने वाला है कि मॉनसून जिस तरह से अच्छा रहा है तो आपकी जो रबी की अब फसलें आएंगी, सर्दियों वाली फसलें हैं जिनकी बुआई अब बिल्कुल शुरू होने की तरफ है, वहाँ से आपको और धान की तो खैर कटाई का सीजन है, तो वहाँ से जो है ग्रोथ को और ज़्यादा मजबूती मिल सकती है। और इसके साथ ही जो इन्फ्लेशन का नंबर है वो भी हेल्पफुल साबित हो रहा है। जो आरबीआई ने इन्फ्लेशन का जो पूरे साल के लिए जो एवरेज इन्फ्लेशन का 3.1% से घटा के 2.6% कर दिया है, जबकि तीसरी तिमाही में इसको 3.1% से घटा के शार्प रिडक्शन करके इसको 1.8% कर दिया है जी। जो अब जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी की जो तिमाही आएगी जी, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की माफ़ कीजिए, उसमें जो महंगाई है अनुमान 1.8% कर दिया है। सर, इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जीएसटी कलेक्शन को लेकर। कहा जा रहा है कि सितंबर में 1.89 लाख करोड़ का जो है तगड़ा जो है जीएसटी कलेक्शन आया। पिछले साल से अगर इसकी तुलना की जाए तो 9.1% की बढ़ोतरी है। और अगस्त में जीएसटी कलेक्शन जो था वो 1.86 लाख करोड़ था। तो सर, इस पर भी जाते जाते अगर कोई कमेंट बिल्कुल, ये बड़ा नंबर आया है और बहुत अनसर्टेन टाइम्स में ऐसा नंबर आया है। सितंबर की जो सितंबर के लिए जो ये नंबर आया है, ये वाकई ये बताता है कि इकोनॉमी में रेजिलियंस कितना है। सबसे महत्वपूर्ण होगा अक्टूबर का नंबर जो पूरा फेस्टिव सीजन की सेल को दिखाएगा। ओके। और इसमें भी जो सितंबर का भी नंबर आया है, इसमें भी आप ये मान के चलिए कि 22 तारीख से आपकी जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन वाला फायदा रिडक्शन का जो शुरू हुआ है, तो लगभग 8 दिन का यहाँ पे आपको नंबर जीएसटी का होगा। 8 दिन के नंबर जीएसटी के अगर सेपरेटली आते हैं तो वो भी एक तस्वीर को साफ कर सकते हैं। अक्टूबर का नंबर ये बताएगा कि जीएसटी कलेक्शन में गिरावट आई है या जीएसटी कलेक्शन बढ़ता हुआ नजर आया है जीएसटी रिडक्शन के बाद। तो क्या सर, जो अप्रैल का जो रिकॉर्ड था, अप्रैल 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, जब 2.37 लाख करोड़ था, तो ज़बरदस्त था कलेक्शन, और मई का 2.01 लाख करोड़ था, तो उसके रिकॉर्ड को भी हम लोग तोड़ते हुए नजर आएंगे? अक्टूबर के नंबर में बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो सरकार खुद इस बात को कह चुकी है कि हमको इस पे एक झटका झेलने के लिए सबको तैयार रहना पड़ेगा, चाहे केंद्र हो या राज्य हो।
तो ऐसा नहीं लगता कि 2 लाख करोड़ को क्रॉस करेगा, लेकिन मजबूत नंबर रह सकता है।